अपने तर्कों के आधार पे, लीगल प्रोविजंस के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के आधार पे। और आज एक लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। वो लड़ाई है, आज यहाँ पे सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं। कल रात को हम लोगों ने उनका एक संक्षिप्त उनसे चर्चा हुई थी। और वो लड़ाई है कि क्या इस देश में कश्मीर में जो हुआ, क्या इस देश के अन्य भागों में हम उसको कश्मीर जैसी स्थिति लाने देंगे या उसमें हमारी कोई भूमिका रहेगी। एक ये दूसरी लड़ाई पैरेलली साइड बाय साइड चल रही। और सवाल ये भी उठता है कि जब सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का इस देश में पहला आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के बाद जो बर्बरताएं हुई, दीवालों में चुना गया, आरे से काटा गया, गरम तवे पे झोंका गया, हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे बहन बेटियों की आबरू, इन सब को नष्ट किया गया। उस 1300-1400 साल की गुलामी के बाद आज अगर इस पूरी सिविलाइजेशन का नवनिर्माण होना है, इस पूरी सिविलाइजेशन में चेतना भरनी है, तो वो चेतना का काम काशी से शुरू होना है। इसीलिए हम आपके काशी के बारे में मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, ज्ञान कम पड़ जाएगा। काशी का वर्णन करना शायद किसी के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। और इसीलिए जब हमने ज्ञानव्यापी केस के लिए 1991 से ऑलरेडी यहाँ पे केस चल रहा था, हम सबको पता है। उसके बाद जब हमने इसकी रिसर्च की, मैं आप लोगों को बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि जब एक केस चल रहा है तो दूसरा केस क्यों, और केस क्यों। और जब हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि 1991 से, और यहाँ पे मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ उसमें कोई मैं का भाव नहीं है, उसमें भाव ये है कि ज्ञानव्यापी के केस में हमने आपने मिलके क्या अचीव किया है, हमारे क्या तर्क है, हमारे क्या लॉजिक है, वो सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो काफ़ी रिसर्च की गई, ज्ञानव्यापी का इतिहास समझा गया, काशी का इतिहास समझा गया, स्पिरिचुअल रिसर्च की गई, हिस्टोरिकल रिसर्च की गई, जो मैं संक्षिप्त में आपसे साझा करूंगा। इन सारी रिसर्च करने के बाद मेरे पिताजी ने, उनको बराबर एक ईश्वरीय प्रेरणा कहिए, आशीर्वाद कहिए, प्रेरणा मिलती रही कि नहीं, इस तरह से इसमें ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। और उसी इंटेंशन से, उसी भाव से इन सारे केसेस की ड्राफ्टिंग हुई। और एक दिन रात में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि विष्णु माँ श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार ही क्यों होती है? जब पूजा होनी है तो हर दिन होनी चाहिए। हमारा आर्टिकल 25 के तहत फंडामेंटल अधिकार है। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया है। इसलिए माँ श्रृंगार गौरी की पूजा, लॉर्ड हनुमान की पूजा, लॉर्ड गणेश की पूजा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवताओं की पूजा करने का हमें अधिकार है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे पिताजी ने कहा कि वो ऐसा समझते हैं और उनको ऐसी दृष्टि है, उनको ऐसा भाव है कि काशी में 5 महिलाओं की तरफ से माँ श्रृंगार गौरी की आदि शक्ति बनते हुए एक केस डालना चाहिए। और विश्वास मानिए, जो 5 महिलाओं की तरफ से केस डाला गया वो माँ श्रृंगार गौरी की आदि शक्ति का आशीर्वाद है कि जो 30 साल में सफर तय किया गया, उस सफर को हमने 1 साल में तय किया और उससे भी आगे हम निकले। जब ये केस हमने फाइल किया तो देखिए कितना बड़ा माइंडसेट का चेंज होता है। और इसीलिए आज ऐसे कार्यक्रमों का और ऐसे महानुभावों का उद्बोधन, आप लोगों का योगदान कितना महत्व रखता है और हमारा समाज कैसे बदल रहा है। और जो नितिन
मल्होत्रा जी ने यहाँ हमें सपना दिखाया, मुझे लगता है एक दिन वो सपना सच होगा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के केसेस अगर डाले जाएंगे तो इस देश का जुडिशियल सिस्टम उसको सुनेगा भी। 2013 में भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और चीजों को लेके, पर एक जुडिशियल सेटअप की एक अपनी मर्यादा है और इन तरह के आर्गुमेंट्स को दरकिनार कर दिया जाता था, तिरस्कारित किया जाता था। पर आप सबके बीच और काशी क्षेत्र का महत्व समझते हुए यहाँ पे एक माननीय जज थे जिन्होंने इन आर्गुमेंट्स को समझा और इतिहास रचने का काम किया। उनका नाम था माननीय रवि कुमार दिवाकर। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकले हैं वीर जियादे यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने आजाद सवेरा ला। मंच की इजाजत देते हुए जो हमारे इस केस की उन स्थानों पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। हम सब जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया और नवंबर 1993 तक ये इस केस का एक बहुत अहम पहलू है। हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद में अलग अलग जगहों पे पूजा कर रहे थे, चाहे वो व्यास जी का तहखाना हो जो नंदी के सामने है, चाहे मां श्रृंगार गौरी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे हनुमान जी। तो हम लोगों ने ये रिसर्च की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, रादर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में मुलायम सिंह सरकार ने बैरिकेड लगा के हिंदू समाज के लोगों को बाहर फेंकने का काम किया है। इसीलिए ये मुकदमा हमने दायर किया और जब फाइल किया तो माननीय रवि कुमार दिवाकर साहब के सामने ये अर्जी ली गई सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने कि हमें कमीशन जारी करने का आदेश दिया जाए और कमीशन जारी करके हम वो जगह चिन्हित करके एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं जहाँ पे हम पूजा करते चले आ रहे थे। कमीशन का ऑर्डर हुआ, हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मांग की, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मांग का ऑर्डर हुआ। उसके बाद इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया। 21 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट की और उसके बाद ये तय हुआ कि अब इसमें एडवोकेट कमीशन जारी हो। मैं आज आपसे वो व्यथा, वो संघर्ष इन 5 महिलाओं का, हमारी लीगल टीम का, सुधीर जी का, सुभाष जी का, सारे लोगों का ये शेयर करना चाहता हूं। जिस दिन कमीशन जारी हुआ एक घोषणा की गई, एक चैलेंज दिया गया, एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि हम कमीशन यहाँ पे नहीं होने देंगे। हम लोगों ने उस धमकी को दरकिनार करते हुए एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, एज लॉयर्स, ये ड्यूटी समझी कि कोर्ट के आदेश को कंप्लाई करने के लिए हमें कमीशन ले जाना है। 6 मई 2022 का दिन था। हमारी पूरी लीगल टीम, मैं और मेरे पिताजी मेहदागिन से काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे और ये आपका आशीर्वाद है, आपकी शक्ति है, भगवान महादेव का आशीर्वाद है। उन लोगों के बीच में जब हम लोग जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग शायद पहुंच नहीं पाएंगे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये क्या भयावह स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई तो हम लोग को पहुंचने ही नहीं देंगे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, विष्णु आगे बढ़ते रहो, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं। मैंने अपनी माताओं बहनों का, जो इस केस में 4 माता बहनें पिटिशनर हैं, उनका रौद्र रूप देखा। घरेलू महिलाएं, सुधीर भाई, सुभाष भाई का रौद्र रूप देखा, जिन्होंने कहा कि कैसे नहीं अंदर जाने देंगे। एक तरफ नारे तकबीर के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ निहत्थे लोग
अपनी आस्था को रीस्टैब्लिश करने के लिए, सिविलाइजेशन को उनका हक दिलाने के लिए, उनका न्याय दिलाने के लिए अंदर जाते रहे, सारे नारों के, सारे डर के, सारे भय के बीच, क्योंकि हमें विश्वास था कि जो हमारी मांग है उसमें सच्चाई है। और जब कमीशन की कार्रवाई 6 तारीख को शुरू हुई तो हमने आउटर एरिया का कमीशन किया, 7 तारीख को भी हमने बाहरी एरिया का कमीशन किया, और तब 7 तारीख को मैं आपसे बात साझा करना चाहता हूं, मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं ये बायस्ड है। हमारी पूरी लीगल टीम शॉक हो गई कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड कैसे हो सकते हैं। अभी तो कमीशन की कार्रवाई शुरू ही हुई है, अंदर भी नहीं गए हैं तथाकथित मस्जिद के, और उस ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। एडवोकेट कमिश्नर बायस है, तो हम लोग ने कहा सारी चीजें वीडियोग्राफ हो रही है, फोटोग्राफ हो रही है, बायसनेस की कोई बात नहीं आती, तो उन्होंने कहा नहीं हम इनको बदलने की मांग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स के आधार पे ये बात रखी गई 7 तारीख को, और ये षड्यंत्र आप लोगों को समझाने की मैं यहाँ पे चेष्टा कर रहा हूँ। 7 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर महोदय की प्रोसीडिंग वहीं पे ड्रॉप हुई, आगे नहीं बढ़ पाई, और एक अर्जी लगाई गई कि एडवोकेट कमीशन बदला जाए। इसी बीच मुझे एक डेट अच्छे से याद है, 8 मई 2022 को एक स्टेटमेंट आया कि ये केस, ये महिलाएं विड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। हम लोगों ने अपनी महिला, अपनी जो मातृशक्ति, अपनी जितनी 4 याचिकर्ता हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इन सबसे बात की। इन लोगों ने हमें बताया भैया बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे प्रलोभन आ रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर दिया जा रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी देने का, और कहा जा रहा है केस विड्रॉ कर लो, बहुत फायदा होगा। तो मैंने इनसे पूछा आपने क्या कहा, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा भैया जहर खा लेंगे केस विड्रॉ में। बारह तारीख को माननीय न्यायालय ने, 12 मई 2022 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि ताला तोड़ के जैसे भी आप उस एरिया का कमीशन करें। जब कमीशन किया गया तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हमारे पुरखों की जो यहाँ विरासत थी, उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया, ये काम हमने देखा। वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी का विग्रह, नागर शैली से बना हुआ मंदिर, जब पहला तहखाना खोला गया जो इजाजत भाई के कब्जे में था, उसकी चाबी खोली गई तो वहां पे घंटियों के चिन्ह, पिलर पे हिंदू मंदिरों की सभ्यताएं, संस्कृत के श्लोक, देवी देवताओं को रखने के आले, व्यास जी का तहखाना, उसमें संस्कृत के श्लोक, कटी हुई मूर्तियां, देवी देवताओं को रखने के आले, जो गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर, जो 3 गुंबद आप लोग देखते हैं उसके नीचे कटा हुआ हिंदू मंदिर का शिखर। और हद तो तब हो गई जब हम लोग मस्जिद के सेंट्रल डोम में गए तो वहां पे कैलेंडर लगा हुआ था, उस कैलेंडर पे लिखा था ज्ञान व्यापी मस्जिद, और जब उस कैलेंडर को उठाया तो उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह मिला। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिंदू सभ्यता से, हिंदू मंदिर से, हमारे आदि विश्वेश्वर की जो ओरिजिनल नक्शा था, उनका ओरिजिनल मंदिर था अष्ट मंडप का, उससे भरा हुआ मिला। और 15 मई तक हम लोगों ने ये सारी कमीशन की कार्रवाई की। उसके बाद हुआ कि अब तो कमीशन ओवर हो गया है और अब हम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तब हमारी लीगल टीम ने, मैंने, सुधीर जी ने, सुभाष जी ने, हरिशंकर जैन साहब ने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि एक अतिरिक्त दिन हमारे पास और है और हमें एक अतिरिक्त दिन और दिया जाए जो वजू एरिया है इसका कमीशन करने के लिए। क्योंकि जब हम लोग वजू एरिया के पास गए थे तो वहां पे हमें गोल एक आकृति दिखी जो बहुत ही डाउटफुल सी थी, और हमने जब वहां पे रिक्वेस्ट की कि इसको पानी कम किया जाए, हम उसमें अंदर जाके देखना चाहते हैं, तो बोला गया बहुत सारी मछलियां मर जाएंगी। तो हम लोगों ने भी कहा कि हम लोग जैन हैं, मछलियां तो नहीं मरने देंगे। तो इसीलिए हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए,
16 तारीख को 2 घंटे के लिए कमीशन, 16 मई 2022 को 2 घंटे के लिए कमीशन होना था। उस वजू एरिया का पानी कम किया गया, हमारी लीगल टीम वहां पे अंदर पहुंची और मैं आप लोगों को वो नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब 370 साल बाद, 400 साल बाद और मुझे पता नहीं कितने सालों के बाद हम लोगों ने अपने आराध्य देवता को देखा, तो थोड़ी देर के लिए मैं और मेरी लीगल टीम भूल गई कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः। और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि ये आज आखिरी दिन है जब हमारे बाबा के ऊपर वजू हुआ है, उनकी बेअदबी हुई है। आज के बाद अपने बाबा की वजू और बेअदबी नहीं हुई। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और सबके लिए जो बाकी सदस्य थे उनके लिए चाय नाश्ता प्रसाद व्यवस्था की गई। वो लोगों ने चाय नाश्ता प्रसाद ग्रहण किया और तब तक हम लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के सामने ये अर्जी हुई कि वहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ है और 11:30 बजे नमाज पढ़ने आएंगे। और जिस तरह की धमकियाँ दी गई हैं और जिस तरह का कंडक्ट है पास में, ये बहुत पॉसिबल है कि ये शिवलिंग और जो केस प्रॉपर्टी का पार्ट है इसको डिमोलिश और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसलिए आप इसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें। माननीय न्यायालय ने हमारी रिक्वेस्ट को सुनते हुए ऑर्डर 39 रूल 1, 2 और 3 के तहत केस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर पास करने के उनका अधिकार था। उन्होंने तुरंत आदेश पास किया कि शिवलिंग का एरिया तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है। तो जब तक ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आप सबकी कितनी बड़ी जीत है और सक्सेस है और कितना बड़ा बाबा का आशीर्वाद है कि जब तक उनका चाय नाश्ता खत्म हुआ और प्रसाद ग्रहण खत्म हुआ तब तक सीलिंग हो चुकी। इसके बाद हमने तो लॉ में ये पढ़ा है और ये जाना है कि अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को अगर चुनौती देनी होती है तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाया जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का स्टेज है, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टेज है। पर हमारे देश में कुछ समुदायों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है। मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को, सीलिंग केस ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये हमारी नमाज और वजू रोक दिया गया है, ना हम यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं ना वजू कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उस वजू एरिया को सील करने का था, नमाज रोकने का कोई ऑर्डर नहीं था। और देखिए कितनी बड़ी शक्ति होती है। और जो आप लोग और पुष्पेन जी हमेशा कहते रहते हैं कि आपने 2014 में किसी को भेजा, 2017 में किसी को भेजा, 2019 में किसी को रिपीट किया। ये शक्तियाँ जब समाज जागृत होता है तो ये शक्तियाँ किस तरह से जागृत होती है। सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कहा गया कि ये जो सीलिंग का ऑर्डर है इसको तुरंत इस सीलिंग के ऑर्डर को वेकेट किया जाए और जिद यही थी कि हम यहीं पे वजू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से, और मैं चाहूंगा इस बात को थोड़ा गौर दें, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के एक बहुत ही सीनियर लॉ ऑफिसर अपीयर हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया कि अगर उस शिवलिंग को टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। इन सारी चीजों को सुनने के बाद इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सिविल जज साहब के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मर्ज किया, सब्स्टिट्यूट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो नमाज पढ़ने, अगर आपकी नमाज पढ़ना रोका गया है तो उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, आप अपनी नमाज पढ़ते रहिए, पर जो सीलिंग है वो इंटैक्ट रहेगी और उस एरिया पे वजू नहीं होगा, वहां पे कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, वो एरिया वैसे का वैसा ही सील्ड रहेगा। इसके बाद
सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने ट्रांसफर किए गए। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने बहुत ही इलैबोरेट बहस हुई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं अप्लाई करता है, कैसे हमारा वहाँ पूजा का अधिकार है। और जब महादेव किसी के सर पे विराजमान हो जाते हैं तो लोग महादेव के खिलाफ भी काम नहीं कर पाते हैं, ये भी हमने होते हुए देखा। हुआ ऐसा, जो मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया के वकील थे, उन्होंने कहा ये केस रिडिकुलस है, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, वेस्ट पेपर है, एकदम डिसमिस होने लायक योग्य है। और उनका तर्क ये था कि दीन मोहम्मद में इस केस को ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है और मैं वक्फ कि वो मंचा सिंह सारी हमारी मातृशक्ति का और उनके पतिदेवों का सम्मान करें। ठीक बहुत होता है। हमारी मातृशक्ति ने इस केस में बहुत अहम भूमिका निभाई है और अपना रौद्र रूप दिखा के इस केस को इस स्थिति में लाने का काम किया। विवेकानंद ने कहा है, जिस राष्ट्र की स्त्रियां शिक्षित, सक्षम और संपन्न हैं। तो सवाल ये उठता है और हमारा आर्गुमेंट और हमारी रिसर्च ये है कि अगर कोई जगह इतिहास में मंदिर की थी, हमारे देवता की थी, और उसमें आप जबरन घुस जाते हैं तो मंदिर का कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कहा है, पैरा 116 117 में, कि हो सकता है कि मंदिर छिड़-भीड़ हो जाए, बाढ़ में बह जाए, अर्थक्वेक से ढह जाए, कोई क्षति पहुंच जाए, पर जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट। तो जो हमारे आदि विशेश्वर यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए, उनका ये प्राकट्य स्थल है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में से जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विशेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस रामास्वामी ने, जब काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, उसमें बात उन्होंने होल्ड की है कि ये आदि विशेश्वर यहाँ के मूल देवता है, ये उनका ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का इतिहास है। तो इस केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें ये प्रूव नहीं करना है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। मंदिर तोड़ना तो ऑलरेडी प्रूव है। आज सवाल ये है कि हमें आपको मिलके इसको जो वापस लेने का काम करना है, ये उस चीज की लीगल लड़ाई है। और जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ, उसको कलम से रेक्टिफाई करने के लिए ये लीगल लड़ाई हम लोग करें। अब हमने इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक जांच की मांग की है। हमने मांग की है कि जो शिवलिंग है उसका अर्घा है, उसके नीचे जो एक्सकेवेशन होना है, जब एक्सकेवेट किया जाएगा तो पता चलेगा इसकी क्या लेंथ है, इसकी क्या। श्रीलंका और नेपाल हमको बोलेंगे कि भैया 5000 साल से आपके साथ हैं, हमको मिलाइए अपने साथ।
पाकिस्तान उस समय के प्रधानमंत्री को, और मुझे उम्मीद है कि उस समय का प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 कदम आगे होगा या उनके टक्कर का होगा। पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री को कि अबू जान माफ करिए, गलती हो गई, 72 हुर्रियों का सेट पता था गालिब, मगर करते क्या, हमारे देश में मुल्क में बेवकूफ़ों की कमी नहीं थी। ये जो बांग्लादेश के आतंकी है, जो एहसान फरामोश जिनको हमने आज़ादी दी, वो हमारे प्रधानमंत्री को आके कहेंगे दादा भूल हो गए थे, क्षमा करो। ऐसा देश रहेगा। सिर्फ समाज को ये करना है कि आपको प्रोएक्टिव रहना है, जागृत रहना, अच्छे नेता चुनने हैं। हमारी क्या कहते हैं, सनातन धर्म की इतनी श्रद्धा होगी, जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में, कनाडा में, खासकर ब्रिटेन में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप विश्वास मानिए कि वहाँ पे जब लोग चलेंगे, भले गोरे होंगे या काले होंगे, वो हाथ जोड़ के प्रणाम करके चलेंगे। अंग्रेज लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग हनुमान जी, प्लीज ब्लेस मी टुडे। ऐसा होने वाला है। मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक चेयर भी बनेगी। आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं कि इलेक्ट्रिक चेयर क्या होती है। उस समय जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, कन्हैया लाल का कोई गला नहीं काटेगा, अंकिता का कोई मर्डर रेप नहीं होगा, मनीष को चाकू नहीं लगेंगे, क्योंकि शायद विष्णु जैसा सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठेगा जो 1 हफ्ते में डिसीजन देगा। 3 मिनट में इलेक्ट्रिक चेयर, आप पढ़िएगा, 3 मिनट इलेक्ट्रिक चेयर, उसके बाद आधा घंटा इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, उसके बाद स्वाहा। लॉ का भय होगा, सब कानून का भय होगा, सब डरेंगे। हमारे जो काशी के बच्चे हैं, उस समय सब नौजवान होंगे, वो सुबह काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, दोपहर में पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन करेंगे, शाम को कैलाश मानसरोवर का दर्शन करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ समाज को जागृत होना है, निर्भीक होना है, प्रोएक्टिव होना है। इन बातों के साथ आज आपको आनंद आएगा इनको सुनने का। भारत माता की धन्यवाद मल्होत्रा जी। राकेश कुमार जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे मंच पर आएं और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद रोटेरियन डॉक्टर शिवजी गुप्ता सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, सचिव रोटरी क्लब वाराणसी नाथ, कृपया आएं और अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण के द्वारा आदरणीय श्री हरिशंकर जैन जी का अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश खंडेवाल जी, संरक्षक रोटरी क्लब वाराणसी नाथ, कृपया आएं और अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण के द्वारा श्री कृष्ण जी का अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरविंद जायसवाल जी, उपाध्यक्ष रोटरी क्लब वाराणसी नाथ, कृपया आएं और श्री सुशील पंडित जी का अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन करें।
श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष, कृपया आए। और आदरणीय श्री पवन सिन्हा जी, जिसे हम लोग प्यार से गुरु जी बोलते हैं, का अभिनंदन करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हर्ष अग्रवाल जी को, डायरेक्टर रोटरी क्लब वाराणसी नाथ, कृपया आए और कर्नल एसएन सिंह जी का अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण से अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री वीरेंद्र जायसवाल जी, कृपया आए और अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण के द्वारा एडवोकेट आदरणीय विष्णु शंकर जैन जी को अभिनंदन करें। अब मैं हाल में आए हुए पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, असिस्टेंट गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एवं रोटरी, विभिन्न रोटरी क्लबों से आए हुए अध्यक्ष, सचिव एवं सारे मेंबर्स का अभिनंदन करता हूं। और बनारस के विभिन्न संगठनों से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों, बनारस के तमाम गणमान्य व्यक्तियों एवं दूसरे शहरों से आए हुए समस्त गणमान्य व्यक्तियों को जो इस हाल में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।